हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज आप लोग मारवाड़ शैली में जोधपुर शैली, चाहे उसको मारवाड़ शैली कहिए चाहे जोधपुर शैली कहिए, वो आप लोग पढ़ेंगे। इसके पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर मेरे वीडियोस बहुत अच्छे हों तो ज़रूर आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आइए पढ़ते हैं जोधपुर शैली। जोधपुर शैली में सबसे पहले बात आती है कि इसकी स्थापना किसने की है। तो जोधपुर शैली की स्थापना 1459 ईस्वी में 1459 ईस्वी में राव जोधा ने की है। राव जोधा। अब बात इसकी देखिए, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है स्थापना से कि इसकी स्थापना किसने की है। तो 1459 ईस्वी में राव जोधा ने इसकी स्थापना की है। देखिए विद्यार्थियों, स्थापना हो गया, चरमोत्कर्ष हो गया, उत्कर्ष हो गया, विकास हो गया, सर्वाधिक चित्र, चरमोत्कर्ष काल, स्वर्ण युग, इन सबको जरूर याद रखिएगा सभी शैलियों में, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने हैं, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आने हैं। आपको फालतू की चीजों को अवॉइड करना होता है, अवॉइड करिए। अन्य नाम इसके, तो इसे ब्लू सिटी और सन सिटी, ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको ब्लू सिटी, नीला शहर, जैसे जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, वैसे ही जोधपुर शैली को या मारवाड़ शैली को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है या उसको नीला शहर कहते हैं। अब यहाँ पर जातियां कौन सी थी, जातियों में सबसे ज्यादा कौन सी जाति के चित्रकार थे। तो आभीर जाति के चित्रकार थे। आभीर जाति के चित्रकार थे। और जोधपुर शैली का जन्म, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है कि जोधपुर शैली का जन्म किस शैली से हुआ है या किस कला से हुआ है। तो अगर जोधपुर शैली का जन्म की बात आती है तो जोधपुर शैली का जन्म जो है लोक कला से हुआ है। लोक कला, लोक कला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोक आर्ट कहते हैं। लोक कला का जन्म कब से माना जाता है, तो लोक कला का जन्म प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्राफिक आर्ट्स हो गया, लोक कला हो गया आपका, या वॉश पेंटिंग हो गया आपका, इन सभी का जन्म किससे माना जाता है, या स्प्रे पेंटिंग, इन सभी का जन्म कहाँ से शुरू हुआ है या कहाँ से माना जाता है, या वास्तव में हुआ था कहाँ से, प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण काल से हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत उलझाते हैं। आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसका जन्म कहाँ से हुआ था और ये चरमोत्कर्ष पर कहाँ पहुंचा है, तो इन सब क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है जयपुर शैली का विकास। जयपुर शैली का विकास किसके समय में हुआ है या समय क्या था, 16वीं शताब्दी। इसका समय था 16वीं शताब्दी में इसका विकास होता है। और जोधपुर शैली पर आरंभिक प्रभाव किसका था, जोधपुर शैली पर आरंभिक प्रभाव किसका था। तो आरंभिक प्रभाव की अगर बात आती है तो जोधपुर शैली पर आरंभिक प्रभाव मेवाड़ शैली का था, लेकिन बाद में मतलब परवर्ती प्रभाव किसका था, तो आप मेवाड़ नहीं लगाएंगे, परवर्ती प्रभाव में लगाएंगे मुगल। परवर्ती प्रभाव किसका था, मुगल का था। आरंभ में तो आपको मेवाड़ को टिक करना है जोधपुर शैली पर प्रभाव, लेकिन अगर परवर्ती प्रभाव पूछेगा आपसे तब आपको टिक करना है मुगल, क्योंकि बाद में सभी शैलियों पर लगभग मुगल का प्रभाव हावी हो चुका था। अब परवर्ती प्रभाव की बात होती है तो आप करेंगे मुगल। परवर्ती प्रभाव में मुगल होता है। डिंगल पिंगल क्या है, अब यहाँ डिंगल पिंगल शब्द क्यों आया है, क्योंकि यह कला किससे जन्म लेती है, लोक कला से लेती है
और डिंगल पिंगल क्या है? लोक भाषा है, लोक कला है, लोक भाषा है। ये डिंगल पिंगल, डिंगल पिंगल एक वहाँ की स्थानीय लोक भाषा है, वहाँ के स्थानीय लोग इसका प्रयोग करते थे। डिंगल शब्द का सबसे पहले प्रयोग डिंगल और पिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बांकीदास ने किया था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बांकीदास ने किया था। अब देखिए यहाँ का सबसे सुंदर जो चित्र बने हैं इस किसके समय में बने हैं और चरमोत्कर्ष किसके समय में होता है? दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो अगर सबसे सुंदर चित्र की बात आती है, मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर चित्र किसके समय में बने हैं? तो अजीत सिंह के समय में बने हैं। अजीत सिंह के समय में, राजा अजीत सिंह के समय में सबसे सुंदर चित्र मारवाड़ शैली में बने हैं। लेकिन अगर वही बात आती है कि मारवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय में होता है, तो मारवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष राजा मान सिंह के समय में होता है। मान सिंह के समय में। राजा मान सिंह के समय में इस शैली का चरमोत्कर्ष होता है। अब अगर बात हम करें कि इस शैली में सबसे पहले चित्रित किया गया ग्रंथ कौन सा था, तो सबसे पहले चित्रित किया गया ग्रंथ रागमाला था। आरंभिक जो मारवाड़ शैली का या जोधपुर शैली का जो सबसे पहला ग्रंथ चित्रित किया गया था वह कौन सा था? ढोला मारू नहीं था, रागमाला था। लेकिन सबसे ज्यादा ढोला मारू का चित्रण यहीं पर हुआ है आपके जोधपुर शैली में। देखिए कुछ विद्यार्थी हमसे पूछते हैं, मैसेज के थ्रू पूछते हैं या आप लोग उस पे यूट्यूब पर कमेंट्स करते हैं कि अगर जोधपुर शैली होगा ढोला मारू के लिए, अगर जोधपुर शैली होगा तो हम क्या करेंगे और अगर मेवाड़ होगा तो हम क्या करेंगे। देखिए आप लोग एकदम स्पष्ट समझ लीजिए इस चीज को कि अगर प्रश्न आता है, ऐसे समझिए कि अगर प्रश्न आता है कि मेवाड़ शैली में या ढोला मारू का सर्वप्रथम चित्रण कहाँ हुआ है, तब आप कहेंगे ढोला मारू का सर्वप्रथम चित्रण मेवाड़ शैली में हुआ है। नो डाउट, नो कंफ्यूजन। अगर पूछेगा आपसे कि ढोला मारू का सर्वाधिक चित्रण कहाँ पर हुआ है, आप कहेंगे जोधपुर या मारवाड़ शैली में हुआ है। अगर पूछा जाता है कि ढोला मारू के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है या मारवाड़ जाना जाता है किसके लिए, लोक कथा के लिए, ढोला मारू के लिए जाना जाता है। और एक बात विशेष रूप से यहाँ पर एक विशेषता दर्शाई गई है, वो ये है कि पूरी राजस्थानी शैली कृष्ण लीला के चित्रों से भरी पड़ी है, लेकिन यही एक शैली है जहाँ पर कृष्ण लीला से संबंधित चित्र बहुत ही कम पाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी शैली है जिसमें कृष्ण लीला से संबंधित चित्र बहुत ही कम बने हैं, तब आप कहेंगे मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो इस पर आप लोग, अब बात आएगी कि पशुओं में सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है, तो पशुओं में सर्वाधिक चित्रण ऊंट का हुआ है। पक्षियों में सर्वाधिक चित्रण खंजन पक्षी का हुआ है। और
वृक्ष में सर्वाधिक चित्रण आम वृक्ष या आम का हुआ है। वृक्ष की बात आती है तो सर्वाधिक चित्रण आम का हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर लोक कला से जन्मी यह शैली है, तो यहाँ पर रंग भी बहुत तड़क भड़क वाले होंगे। टेम्परा विधि है, खनिज रंगों का प्रयोग है। एक बात और, अगर राजस्थानी शैली में, पूरी राजस्थानी की मैं बात कर रही हूँ, अगर पूरी राजस्थानी शैली में कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको दे दे, कुछ इस तरह से ऑप्शन दे दे आपको कि राजस्थानी शैली में रंगों का प्रयोग हुआ है, रंगों का प्रयोग हुआ है, किन रंगों का प्रयोग हुआ है? खनिज और वनस्पति। देखिए यहीं पर लोग कंफ्यूज होकर गलत करके क्वेश्चन आते हैं, और ये कोई टीचर बताता नहीं आपको कि ऐसे नहीं तो ऐसे करना है आपको, ये कोई बता ही नहीं पाता है, बताता ही नहीं है। देखिए अब अगर आपको ऑप्शन दे दिया, खनिज रंग तो सभी जानते हैं कि खनिज रंग का प्रयोग हुआ है और कुछ नहीं लगाना है आपको, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन रहेगा, खनिज रंग भी दे दिया, वनस्पति रंग भी दे दिया, और कहा ए तथा बी दोनों, या कह दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तब आपको खनिज को यूज नहीं करना होगा। खनिज, सिर्फ खनिज को नहीं लगाना है आपको, लगाना है आपको ए तथा बी, क्योंकि खनिज के साथ साथ वनस्पति रंगों का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है, और बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है, जैसा कि आपके नाथ द्वारा शैली में बहुत ज्यादा यूज किया गया है। इसलिए यहाँ पर आप दोनों लगाएंगे। और अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है और आपके ऑप्शन में होता है खनिज रंग, वनस्पति रंग, जल रंग, तब आपको क्या करना होगा? तब आपको खनिज रंग को प्रायोरिटी देनी होगी, ये ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरीके से अगर आप लोग आंसर करना सीखते हैं तो पेपर बहुत इजी हो जाता है। जैसा कि सभी को पता है कि इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ढोला मारू का सर्वाधिक चित्रण, सबसे पहले चित्रण किस राजा के समय में। अगर राजा की बात यहाँ पर आती है ढोला मारू को लेकर, तो राजा में गज सिंह, ढोला मारू के लिए प्रसिद्ध, सबसे पहले यहाँ पर ढोला मारू का चित्रण राजा गज सिंह के समय में हुआ था। और यहाँ पर कौन सा वंशज था? राठौर वंशज था यहाँ पर। और राठौर वंश ने अपनी राजधानी, प्रथम राजधानी कहाँ बनाई थी? जोधपुर में बनाई थी। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से उसको सॉल्व करते हैं, लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलती है विद्यार्थियों। और आगे हम आपको मेवाड़ शैली के अंतर्गत जितनी शैलियाँ हैं उन सभी को आपको थोड़ा बहुत तो जरूर बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो नहीं अपलोड हो पाएगा। इसलिए ये हमारी मजबूरी बनती है कि वीडियो को हम बहुत बड़ा शूट नहीं कर सकते हैं। दूसरी ये बात कि कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैम लाइव हो जाइए। मैं बार बार, एक बार नहीं 1000 बार कह रही हूँ विद्यार्थियों, जिस दिन मुझे परमिशन मिलेगी आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं लाइव आऊँगी और आपको पढ़ाऊँगी। और दूसरी बात ये कि जो विद्यार्थी मेरी बुक ले चुके हैं उनको पढ़ें और बताएं, सभी अन्य विद्यार्थियों को बताएं कि उसके लाभ और हानि के बारे में बताएं कि क्या उनको फायदा हुआ है, और इसके पहले जितनी बुकें उन्होंने पढ़ी हैं उसमें मेरी बुक से क्या डिफरेंट है और क्या उसमें क्वालिटी है। जरूर निश्चित तौर पर सभी विद्यार्थियों से मैं कहूँगी कि जितने लोगों के पास मेरी बुक गई है जरूर अन्य साथियों को अपना बताने का प्रयास करें। और जिन विद्यार्थियों ने बुक्स नहीं ली है वो निश्चित तौर पर बुक को लें,
बुक का प्राइस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है और सभी विद्यार्थी परचेज करें बुक को। क्यों करें? क्योंकि बहुत अच्छी, बहुत सरल भाषा में, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, सेम चीज़ मैंने वहाँ पर लिख रखी है विद्यार्थियों। इसलिए सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उसको पढ़ने के। कुछ बुक्स तो ऐसी हैं जिनके डाउट्स कभी आज तक क्लियर ही नहीं होते हैं। मैंने भी बुकों को पढ़ा है, मैं भी जानती हूँ, मेरा सब्जेक्ट ही आर्ट रहा है, इसलिए मुझसे बेटर अभी आप लोग नहीं समझेंगे इन चीज़ों को। और देखिए होता क्या है, बुक तभी इंसान लिखता है जब परेशान हो जाता है पढ़ते पढ़ते, उसको समझ में नहीं आता है कि बाप रे इतना गलत है, तब जाके ये चीज़ें दिमाग में आती हैं। और विद्यार्थियों सभी लोग मेरी बुक को जरूर खरीदें और देखें, पढ़ें। बुक जो है, जैसा कि सबको पता है कि सारे जो ऑफिशियल काम है वो सभी कुछ हो रहे हैं, तो आपकी बुक आपके एड्रेस तक निश्चित तौर पर पहुंच जाती है, पहुंच जाएगी। और लॉकडाउन में भी बुकें जा रही हैं, तो आप लोग भी बुक जरूर लें। और विद्यार्थियों मेरी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, जो विद्यार्थी लेना चाहें वह निश्चित तौर पर एकदम फ्री माइंड से मेरी क्लास ले। देखिए मेरी क्लास की क्या खूबी है मैं आपको बताऊं। मेरी क्लास की सबसे बड़ी ये खूबी है कि मैं सारे डाउट्स को क्लियर करती हूँ। 1.5 घंटे की क्लास होती है, कभी पौने 2 घंटे, 2 घंटे की क्लास होती है, और मान के चलिए पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। पूरा सिलेबस में पूरा इंडियन आर्ट है, जितना यूरोपी पूछा जाता है उसको मैं पढ़ाती हूँ। और दूसरी बात है कि उतना ही यूरोपी आपको पढ़ना है जितना आपको ज़रूरत है। फालतू का यूरोपी पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला है। 5-6 क्वेश्चनों के लिए पूरा यूरोपी को मत छानिए। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उनको ज़्यादा पढ़िए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि यूरोपी बिल्कुल मत छूइए, यूरोपी सही पूछिए तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो आपको पढ़ना है, और पूछा जाता है भी तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको पढ़ना, लेकिन उसको समझ के पढ़िए कि क्या पढ़ना है। बहुत से बच्चे यूरोपी मुझे समझ में नहीं आता, कैसे समझ में आएगा? आप तो टीजीटी के स्टूडेंट हैं, कैसे समझ में आएगा आपको यूरोपी? क्योंकि यूरोपी तो पर्टिकुलर आता है, किसमें? प्रवक्ता में आता है। और डीएसएसबी में भी नहीं पूछा जाता है, ना तो आपके केवीएस में पूछा जाता है। पूरा इंडियन, टोटल इंडियन आर्ट है। और मैं डीएसएसबी के छात्रों से और केवीएस के छात्रों से भी कहूँगी कि मेरी बुक उनके लिए सफिशियंट है। देखिए बुक में पूरा मैटर नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई भी चीज़ लें आप समझ के लें, कोई धोखा नहीं खाना है आपको। आप लोग समझिए कि बुक में क्या है। बुक में प्राग ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है, गुफाएं हैं, सभी शैलियां हैं। जितनी गुफाएं पूछी जाती हैं वो हैं, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी गुफाएं हैं 60-70% तक कंटेंट मेरी बुक में आपको मिलेगा। टेक्निकल नहीं है, एस्थेटिक्स नहीं है, यूरोपी नहीं है वहाँ पर, जो कि मैं दूसरी बुक लिख भी चुकी हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से जो है बुक छप नहीं पा रही है, और जब छप जाएगी तो निश्चित तौर पर आप सभी विद्यार्थियों को जरूर मिलेगी। और विद्यार्थियों, और दूसरी बात, मेरे क्लास में सारे डाउट्स आपको पूछ के क्लियर किए जाते हैं। और दूसरी बात कि यूथ कंपटीशन को पूरा सही और सॉल्व कराया जाता है। उसमें लगभग 8000 क्वेश्चन है, और मैं अपनी क्लास में जैसे ही टॉपिक खत्म होता है उससे लेकर पूरा जो है आपका यूथ कंपटीशन सॉल्व करती हूँ, और आपको बताती हूँ कि यहाँ पर अगर ये ऑप्शन ना होता तब आप क्या करते। इस कंडीशन में आपको आपकी जो एक मानसिक क्षमता है समझने की वो डेवलप होती है, और आपको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए। कभी हो सकता है वह क्वेश्चन तो आ जाए लेकिन वही ऑप्शन ना आए, इसके लिए आपको समझदारी से पढ़ना होता है। और कला एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप आंसर देना नहीं जानेंगे तब तक बहुत मुश्किल है सिलेक्शन। और आप लोग खुद देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और जो टीचर इतना मेहनत करेगा आपके साथ, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा भाई वो जो है आपसे अपेक्षा करेगा कि आप भी ज़्यादा मेहनत करें। इसलिए हम अपने स्टूडेंट के साथ बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ी मेहनत नहीं करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।